अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क की सियासत एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर हैं। पीडीएम कल जुमे के बाद मुल्क गिर मुजाहरे करेगी। बिखरी अपोजिशन फिर से मुत्तहिद होने की कोशिश भी कर रही है। सियासी जोड़ तोड़ के दावे भी किए जा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पर बातें होने लगी हैं। सिर्फ यही नहीं, अपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादियों काफली और एमकेएम को भी हुकूमत के साथ इत्तेहाद पर नजरसानी का मशवरा दे दिया है। बलूचिस्तान में बाप पार्टी के वजीर आला की कुर्सी को बाप पार्टी के ही अरकान ने खतरे में डाल दिया है। मगर सियासी गहमागहमी के दौरान हुकूमत अपने ही पैदा करदा एक अहम मसले में 2 हफ्ते से उलझी हुई है और बार बार के दावों के बावजूद अभी तक DGISI की तैनाती का ऐलान नहीं कर सकी है। कल हमारे प्रोग्राम में वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने दावा किया कि बातचीत मुकम्मल हो चुकी है और DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी हो सकता है। नोटिफिकेशन का वो 1-2 दिन में हो जाना था, अगर पहले उसका बता दें उसमें होना है या नहीं होना है। उस हवाले से बातचीत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और किसी भी टाइम पर जो है उस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अपोजिशन हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है। महंगाई के खिलाफ मुल्क एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं। पीडीएम में शामिल जमातें अलग से और पीपल्स पार्टी अलग से सड़कों पर आई हुई है। मगर आम बात यह है कि हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन की सफ़ों में इत्तेहाद और मुश्तरका हिकमत अमली की बातें शुरू हो गई हैं। खासतौर पर पंजाब में अदम एतमाद के हवाले से कल एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी 20, 22 या 15 वोट्स का भी बंदोबस्त कर दे तो हमारे वोट हाजिर हैं। इस पर हमारे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा ने यह ऑफर कबूल करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह से इनफरादी तौर पर रब्ता करूंगा और कहूंगा कि अपनी क़यादत को हमारी क़यादत से रब्ता करवाएं। पार्टी की शाजिया मरी का कहना है कि पंजाब में तरीके अदम एतमाद लाने के लिए अभी भी उनकी ऑफर जो है वो बाकी है। अगर नून लीग हिम्मत करती है तो हम उसका साथ देंगे। क्या कहेंगे? जी, जो कोई 20-22 वोट्स की कमी है, पीपल्स पार्टी उनका इंतज़ाम करके, बल्कि 22 में से 15 का इंतज़ाम करके हमें बताए, हमारे वोट जो है वो हाजिर है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी को 15 वोटों का बंदोबस्त करे तो हम हाजिर हैं। मैं उनको पॉजिटिवली लेता हूँ, मैं उनके ऊपर कोई सरकास्टिक नहीं समझता उसको। मैं समझता हूँ कि मैं मीडिया के जरिए गुफ्तगू अब नहीं करनी चाहिए। मैं उनसे रब्ता करूंगा और उनसे कहूंगा कि उनकी क़यादत अगर मेरी क़यादत से बात करेगी तो बिल्कुल हम उसके लिए हाजिर हैं। हम अपनी कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग और हम मिलके ये वोट इससे कई गुना वोट ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो अवामी दबाव और अवाम के जो हालात हैं, लोगों को, मुस्लिम लीग को, अपने PTI के जो मेंबर्स हैं उनको भी हीट हमसे ज्यादा महसूस हो रही है। जहां पीपल्स पार्टी पंजाब में अदम एतमाद लाने की बात कर रही है, वहीं नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत इत्तेहादियों MQM और काफली को मशवरा दिया है कि वो हुकूमत के साथ अपने इत्तेहाद पर नजरसानी करें। हुकूमत से चिपके रहे तो गुनाह में बराबर के शरीक होंगे। मैं समझता हूँ कि अब सबसे बड़ा इम्तिहान हुकूमत की हलीफ जमातों का है। मैं MQM से सवाल करता हूँ कि MQM ख़ुद को मुतवसत तबके की जमात कहती है। क्या उसे कराची के मुतवसत और गरीब तबकों की बदहाली नज़र नहीं आ रही? क्या उसे कराची के नौजवानों की बेरोज़गारी नज़र नहीं आ रही? मैं काफ लीग से सवाल करता हूँ, जो ख़ुद को मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करती है, क्या उसे पाकिस्तान की तबाही नज़र नहीं आ रही? क्या उसे इस मुल्क में अवाम की बदहाली नज़र नहीं आ रही? अगर ये जमातें हुकूमत के साथ चिपकी रहीं तो वो भी इस हुकूमत की कश्ती के साथ डूब जाएंगी और अवाम इनको भी हुकूमत के तमाम गुनाहों में बराबर का शरीक तस्वर करेंगे। इन इत्तेहादियों का फ़र्ज़ है कि अगर ये अवाम का दर्द रखती हैं तो ये हुकूमत के साथ अपने ताल्लुक़ पे नज़र सानी करें। इस पर बात करने के लिए हमने हुकूमत के दोनों इत्तेहादियों को दावत दी, मगर हम उन्हें प्रोग्राम में नहीं ला सके। मगर फिलहाल अपोजिशन के एहतजाज को हुकूमत ज़्यादा संजीदा ना लेने का तासुर दे रही है। आज फिर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि रावलपिंडी में पीडीएम का पहला एहतजाज बता रहा है कि इस बार भी सुकून.com है। किसी ने अगर कानून हाथ में लिया तो फिर कानून एक्शन में आएगा। ये जुमा खेल रहे हैं। कल इन्होंने पहला जो इhtजाजी मुजाहरा किया, मैं अब क्या कह सकता हूँ, उनके उम्मीदवार थे और लोग थे। जो लोग गुर्बत से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं वो उनके साथ नहीं थे। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। और कल का जुलूस बता रहा था उनका कि सुकून.com है। PDM हो या TLP हो, अगर किसी ने कानून को हाथ में ना लिया और कानून के दायरे में इhtजाज किया, जैसे कल उन्होंने किया, पीछे गाड़ियां रुक जाती हैं, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून
अपने एक्शन में होगा और कानून उनको हाथ में लेगा। सब वाजे कर रहे हैं, हिकमत अमली आखिर है क्या राब्ता हो गया है पीपल्स पार्टी का और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब आपने मीडिया पर ऑफर दी, कायरा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कबूल की, मगर फिर कहा कि अब मीडिया पर नहीं, हम प्राइवेटली ये सारा का सारा मामला करेंगे, क़यादतों के दरमियान राब्ते होने चाहिए। कर लिया राब्ता आपसे उन्होंने? बहरहाल अभी तक तो राब्ता नहीं हुआ, लेकिन बिस्मिल्लाह वो राब्ता करें, हम उनके साथ बिल्कुल बैठने को तैयार हैं। और पंजाब असम्बली की जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें 3 ग्रुप जो कि बिल्कुल नाराज़ ग्रुप है और अगले इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहा वो क्यू लीग, तो इनमें से अगर किसी के साथ भी पीपल्स पार्टी की बात हुई है, क्योंकि हमारी तो उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसके ऊपर वो आमादा हो हमारे साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी से हुई है और कोई ऐसी सूरत बनती है तो मैंने ये बात जो है वो वाज़े तौर पे कही थी कि ये तसर देना कि शायद PMLN जो है वो अदम एतमाद करने को तैयार नहीं है या करना चाहती नहीं है, ये गलत है। अगर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब होती हुई तो क्यों नहीं करेंगे। हमें नहीं मालूम कि पंजाब में अगर इनकी हुकूमत जो है वो डिस्टेबल होती है या गिरती है तो उसके बाद मरकज़ में तो फिर 3 या 5 दिन लगेंगे। मगर साहब इसका मतलब है कि मगर आप हक में होते तो खुद कोशिश भी करते, इसका मतलब है ना कि पीपल्स पार्टी का एतराज़ दुरुस्त है कि आप हक में नहीं है। जैसे पीपल्स पार्टी से भी आप मीडिया पर आकर कहते हैं जी कर लें इंतज़ाम, जहांगीर तरीन ग्रुप से भी आप खुद नहीं बात करने को तैयार, काफ लीग से भी आप खुद नहीं बात करने को तैयार, MKM से भी आप नहीं खुद बात करने को तैयार, और मीडिया पर ही आकर हसन इकबाल साहब भी कहते हैं कि जी वो इत्तेहादी खुद फैसला कर लें। सियासी तौर पर आप किसी को अप्रोच करने को तैयार नहीं हैं तो सड़कों पर एहतजाज क्या सिर्फ नुमाइशी है आपका, और ये जो बात है आपकी कि आप हुकूमत को गिराना चाहते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। इन ग्रुप से इससे पहले भी जो है वो राब्ते हुए हैं और वो राब्ते जो हैं वो फिर हमेशा उन ग्रुप्स ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए हैं, उसका हमें कोई उन्होंने मुस्बत जवाब नहीं दिया। और जहाँ तक 3 ग्रुप का तल्लक है, ये कहना कि 3 ग्रुप से हमारा राब्ता नहीं है, 3 ग्रुप के जो दोनों पार्लिमानी लीडर हैं, जो मरकज़ में उनका पार्लिमानी लीडर है वो तो वैसे मेरे शहर का है, और जो नवानी साहब यहाँ सूबाई असम्बली में उनके पार्लिमानी लीडर हैं, जब भी कभी ऐसा फ़ैसला हुआ तो वो सबसे पहले मुझे बताएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम राब्ते में नहीं हैं, हम पूरी तरह राब्ते में हैं। लेकिन बहरहाल जब एक कदम उठाने का वक्त होता है तो यूँ ही ऐसा कोई मौका जो है वो सामने आया तो ये तसर बिल्कुल गलत है कि हम हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए गिराने के लिए तैयार नहीं है। हम इस हुकूमत को एक लम्हा बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम समझते हैं कि हर वो दिन जिस दिन ये हुकूमत जो है वो और रहेगी, इस मुल्क का नुकसान होगा, इस मुल्क की इकॉनमी का नुकसान होगा, इस कौम का नुकसान होगा। इसलिए जो भी तरीका मैसर हो, वो एहतजाज का हो या वो अदम एतमाद का हो, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। मगर बिल्कुल किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मगर साहब क्या दुरुस्त है कि आपकी पार्टी में डिबेट है? डिबेट ये है कि जी इस वक्त हालात इतने मुश्किल हैं, IMF का प्रोग्राम है और इन शराइत के साथ हम भी हुकूमत में आए तो मईशत संभालना मुश्किल होगा, इसलिए मुश्किल टाइम इसी हुकूमत को गुजारने दिया जाए। और दूसरी डिबेट ये है कि जी इस वक्त हुकूमत के मामलात वैसे मुआशी तौर पर तो ख़राब हैं, गवर्नेंस के भी ख़राब हैं, मगर दूसरी तरफ ताल्लुकात भी ख़राब हैं, मगर वो ताल्लुकात दुरुस्त भी हो सकते हैं, 6-8 महीने में कुछ तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, नई तकरीरें भी हो सकती हैं। इसलिए यही विंडो है, यही मौका है हुकूमत गिराने का। क्या ये कन्फ्यूजन इस वक्त पार्टी में, ये डिबेट है इस वक्त पार्टी में? देखें नहीं, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें इसके ऊपर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये तल्लुकात ठीक हो भी सकते हैं, ये नहीं हो सकते। अब ये 1 पेज वाला मंत्रा जो इन्होंने पढ़ना शुरू किया था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अदारों को भी नुकसान पहुँचा, ये मंत्रा पिछले 70 साल किसी ने नहीं पढ़ा। ये पता नहीं कहाँ से इनको ईजाद करके दे दिया कि जी आटा डकेटी हो गई, हम 1 पेज पे हैं, अद्वियात 6 गुना महंगी हो गई, हम 1 पेज पे हैं, चीनी का डाका पड़ गया, हम 1 पेज पे हैं। तो ये 1 पेज का जो है ये बड़ा नुकसान पहुंचाया अदारे को, और ये 1 पेज वाला मंत्रा जो है अब आगे नहीं चलेगा। और ये तल्लुकात हमें कोई अब हाम नहीं है कि ये अब आइंदा जो है वो उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से पहले रहे हैं। जहाँ तक इस बात का तल्लक है तो राज साहब, यानी आपको ये यकीन है कि जो आप न्यूट्रल इलेक्शन चाहते थे वो न्यूट्रल इलेक्शन आपको मिल जाएगा? जी, ये बिल्कुल हमारा यकीन भी है और हमारा अज़म भी है। इस मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ये PMLN की ज़रूरत नहीं है, ये इस रियासत की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है।
और अगर किसी ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रास्ते में कोई रुकावट जो है वो डाली या कोई पहले जैसे हालात पैदा किए तो ये मुल्क को इर्रिपेरेबल जो है वो नुकसान होगा। और हमें इसमें कोई अब हार्म नहीं है, ना कोई डिबेट है कि जी ये हुकूमत रहे और ये हालात ख़राब हैं, ये कैसे ठीक होंगे। हमारा इस बारे में बिल्कुल दो टूक मौक़िफ़ है कि इस सूरत हाल का एक ही हल है और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ, लोगों के जेन्युइन, आवाम के जेन्युइन नुमाइंदे जो है वो मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आए और वो मिलके फिर बैठ के देखें और इस मुल्क के मसाइल तो साहब, अगर आप इतने कन्विंस्ड हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं तो आपको लगता है कि आप ही इक़्तिदार में आएंगे और उसके बाद आप लोग इस मुल्क को इस क्राइसिस से भी निकाल सकते हैं, और आपको ये भी उम्मीद है कि वन पेज वाला मामला नहीं है इसलिए आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी मिल जाएंगे, तो उसके बाद एक संजीदा कोशिश नून लीग अगर नहीं कर रही है तो इसका मतलब है आप हुकूमत नहीं गिराना चाहते हैं ना अभी, वरना आप राब्ते करते उनके इत्तेहादियों से, आप राब्ता करते पीपल्स पार्टी से, जिस इस्तीफे की आप एक साल पहले बात करते थे उस इस्तीफे की तरफ जाते, लॉन्ग मार्च की तरफ आप जा रहे होते इत्तेहादियों से बात करके और पीपल्स पार्टी से बात करके, आप लोग सड़कों पर जो एहतजाज कर रहे हैं जिसमें मरकजी लीडरशिप नहीं है, तो वो ये किस बात का इजहार है फिर? नहीं, देखे शाहजेब, अगर मैं यहाँ बैठ के आपके प्रोग्राम में कहूँ कि हम फ़लाँ इत्तेहादी से रब्ता कर रहे हैं, फ़लाँ इत्तेहादी ने हमारे साथ ये बात की है, तो उन रब्तों के फिर पल्ले रहेगा क्या? हम हर वो कोशिश कर रहे हैं, मैंने जिस तरह से कहा है कि हम इस हुकूमत का एक दिन भी जो है वो इस मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह समझते हैं, इसलिए हर वो तरीका जिससे ये इस हुकूमत से इस मुल्क को, इस कौम को निजात मिले और इस मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिले, वो हम आजमा भी रहे हैं, उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको वक्त से पहले अगर ऑन एयर कर दिया जाए तो फिर वो आगे चल नहीं सकती। मगर राज साहब, ये तय नहीं है कि आप लोग फिर निकलेंगे, फिर मौसम ज़रा सर्द होगा, फिर सियासी टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा और मगर फिर आप लोग घर चले जाएंगे, इसके अलावा कोई है नहीं आप लोगों के पास स्ट्रैटेजी, और ना ही आप हुकूमत को गिरा सकते हो, ना ही अच्छा होगा कि हुकूमत अपना टाइम पूरा ना करे। नहीं, देखें शाहजेब, बात यह है कि एक सियासी जद्दोजहद जो है आवाम को अपने मौक़िफ़ से आगाह करने का जो मामला है वो हम इससे पहले भी करते रहे हैं, और अगर उसमें कोई कमी बेशी रही है तो हम उस कमी बेशी को दूर करके अब नए सिरे से जो है वो कल से हम इसका आगाज़ कर रहे हैं, और PDM की सारी जमातें जो हैं वो हमारे साथ हैं। हम अपनी इस सियासी जद्दोजहद को पूरे खलूस नीयत से और पूरी कमिटमेंट से जो है वो आगे बढ़ाएंगे। बाकी अब देखें, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि हालात उस नहज पे कब जाते हैं कि जब ये हुकूमत जो है इसे घुटने टेकने पड़ते हैं या इसे जो है वो भागने पे मजबूर करते हैं, अब ये तो कोई नहीं कह सकता। आज देखें ना, आज मुल्क में जो हालात हैं, आप तो मीडिया के ऊपर उसकी खबर भी नहीं दे सकते। आपको पता है कि आज लाहौर आधा बंद है, और आपको पता है कि कल एक जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला है जिसकी खबरें भी मीडिया नहीं दे सकता। तो ये इससे आप कुछ नहीं कह सकते कि अगले एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जो है वो क्या हालात होंगे। मगर राज साहब, ये इस वक्त उन्हीं वजूहात की वजह से जो अगर इस हुकूमत को सामना करना पड़ता है, जिन वजूहात का आपको सामना करना पड़ा, तो और इस तरीके से अगर हुकूमत कमज़ोर होती है तो क्या अच्छा होगा जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं जो मीडिया पर चल नहीं रही? नहीं, तो आप मुझे बताएं कि उनके साथ मुआहदा हमने किया था, इन्होंने हमारे साथ मशवरा किया था, अपोजिशन को इत्वाद में लिया था, पार्लियामेंट में ये मामला डिबेट किया था कि जी हम ये मुआहदा करने जा रहे हैं। जब उनके साथ इन्होंने बैठ के मुआहदा किया है और पार्लियामेंट का इजलास जो है वो यानी 3 घंटे के नोटिस के ऊपर जो है वो अडजर्न किया हुआ इजलास जो है वो बुला के और वो करारदाद जो है वो पेश की है, तो मुआहदे की जो बाकी शिकें हैं वो करें पूरी, क्यों नहीं करते? और अगर वो शिकें पूरे नहीं करने वाली हैं तो वो इतना गलत मुआहदा किया क्यों था? उसकी ज़िम्मेदारी अब अपोजिशन पे तो नहीं आ सकती या हमारे ऊपर तो नहीं आ सकती, उसके ये ज़िम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया हसनउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। बताते चले कि हुकूमती वज़रा को, मुतादिद हुकूमती वज़रा को और हुकूमती अरकान को हमने प्रोग्राम में आने की दावत दी इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए, मगर कोई नहीं आया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार और बहादुर सहाफ़ी असमा शराजी साहिबा मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, सबसे पहले मामला तय हुए नहीं हुए हैं, उस नोटिफिकेशन जिसका इंतज़ार है वो आके नहीं दे रहा है। वज़रा कह रहे थे इस हफ्ते हो जाएगा, अभी भी नहीं हुआ है। हो जाएगा, और वैसे ही हो जाएगा जैसे करीब उसको होना था। इंशाअल्लाह उसी तरह ही होगा। बस कुछ लाडले की निक्की निक्की ख्वाहिशें थी वो पूरी हो गई, साफ़ी साहब हो जाएगा। मुझे साथ में बताइएगा कि अब अपोजिशन सड़कों पर है,
लास्ट ईयर भी हमने देखा, आपकी तो ज़ाहिर जहांगीर तरीन साहब से भी रिसेंटली मुलाकात हुई है, ये तो इत्तेहादियों को भी कह रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत छोड़ें, इस हुकूमत के साथ चिमटे ना रहें। कोई स्ट्रैटेजी आपको नज़र आती है जो इस हुकूमत के लिए ख़तरा हो, क्योंकि हुकूमत बड़े सुकून में है? अपोजिशन है किधर? मैंने तो पिछले 3 सालों में इस मुल्क में अपोजिशन देखी ही नहीं है। और ये जो पीपल्स पार्टी है, इसकी कौन सी अदा अपोजिशन की है? मुस्लिम लीग तो वक्तन फ़वक्तन कभी हुकूमत वो नरम बन जाती है, हेमोपैथिक अपोजिशन, कभी दूसरी तरह की अपोजिशन बन जाती है। तो एक तो बदकिस्मती ये है कि इस मरतबा जिसको हुकूमत दिलवाई गई है उनको हुकूमत करना नहीं आते, और जिनको अपोजिशन दिलवाई गई है या अपोजिशन में कैद दी उनको अपोजिशन करनी नहीं आती। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब अगर वो भी इस जोड़ तोड़ और डर्टी गेम में मुलविस होते हैं और आदम एतमाद लाना और ये करना वो करना, तो वो उनका अपने साथ भी जुल्म होगा और इस मुल्क के साथ भी जुल्म होगा। अस्मा, आप समझते हैं कि इस दफ़ा भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है? मीडिया पे बयानात, पीपल्स पार्टी कह रही है हाँ जी साथ चलना चाहिए, नून लीग भी कह रही है साथ चलना चाहिए, नून लीग इत्तेहादियों से कह रही है कि आपको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, बजाय इसके कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, राब्ते हों। ये मीडिया पर बयानात हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कोई स्ट्रैटेजी है, कोई संजीदा है हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन? बिल्कुल शाहजेब, मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, मगर अभी जो दोनों जमातें हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होके पीछे सर लगा के अपना वो सिचुएशन को देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो किस तरफ लेके जाती है। और दूसरा, बदएतमादी बहुत है जो इदारों के साथ भी जो है, और जो इन्वायरमेंट पिछले कुछ सालों में 3 सालों में रहा है। अपोजिशन ये चाहती है कि उनके पास ये यकीन दहानी हो कि कम से कम कल को अगर वो तहरीक अदम एतमाद लेके आते हैं या वो लॉन्ग मार्च लेके आते हैं तो उसके बाद उनके साथ क्या सलूक होगा, क्योंकि अगर वो नाकाम होते हैं तो ज़ाहिरी तौर पे उनकी जो एक पब्लिक फुटिंग है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल मौजूद है। जो हमारी इत्तलात हैं, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ये चाहते हैं और उनके पास सोल्यूशन है कि इन हाउस चेंज के लिए आगे बढ़ा जा सकता है, जिसका एक इशारा कल राना सनाउल्लाह साहब ने दिया, उसका आज कायरा साहब ने उसका कल जवाब भी आपके प्रोग्राम में दिया। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मौजूद है। सिर्फ वो बदएतमादी जो कि पिछले 3 सालों में पैदा हुई है अपोजिशन के हवाले से, उस बदएतमादी को जो है वो ख़त्म करना है। वो गैर जानिबदारी शो करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को, उनको जाहिर है कि कुछ ना कुछ दिखाना होगा, कुछ वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। और अपोजिशन जो है उस स्ट्रेटजी जो कि इन हाउस चेंज की भी हो सकती है, वो प्रोटेस्ट की सूरत में भी हो सकती है। और प्रोटेस्ट में आना भी फौरी तौर पे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अवाम शायद सियासी जमातों का इंतज़ार ना करते, जो सूरत हाल है उस चीज़ को भांप के जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना जो एहतजाजी प्लान है वो शेयर किया है और कंपेल्ड है। जैसे अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंपेल्ड है कि वो सड़कों के ऊपर आए, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सिंध के अंदर एहतजाज कर रहे हैं जो हमारी इत्तलात हैं, लेकिन उनको मेन स्ट्रीम जो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो उसके एहतजाज के अंदर आना है। लेकिन ये दोनों जमातें पूरी तरह से बाखबर हैं, राब्तों में भी हैं और वो सूरत हाल का जायजा भी ले रहे हैं। किसी सूरत भी वो ये नहीं देखना चाहते या ये पैगाम नहीं देना चाहते कि आप बस अब हमारे हवाले कर दें और हम कर दें। वो देख रहे हैं कि जहाँ पे उनसे कहा जाएगा कि हाँ अब आप आगे बढ़ें तो शायद वो उस वक्त आगे बढ़ेंगे। और साफी साहब, मौलाना साहब और जहांगीर तरीन साहब से ज़रा आपकी मुलाकात भी हुई है, खामोश हैं, मगर एक आध तकरीर में उन्होंने बताया कि उनका किरदार क्या था और वो कर क्या सकते हैं। उनके जो हामी थे वो भी पिछले गुज़िश्ता दिनों बताते रहे। ये दोनों क्या सोच रहे हैं इस वक्त सारी सूरत हाल में? देखिए, मौलाना साहब तो ज़ाहिर है कि शुरू दिन से एक एग्रेसिव अपोजिशन करना चाह रहे थे, लेकिन पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने उनका साथ नहीं दिया। और उसके बाद जब पीपल्स पार्टी ने फिर इनिशिएटिव लिया PDM का, तो उसके बाद मौलाना साहब फिर एक मरतबा मुतहरक हो गए। लेकिन फिर अपने लिए डील करके पीपल्स पार्टी ने जिस तरह PDM के पेट में चुरा घोंप दिया, तो उसके बाद मौलाना साहब की तो पीपल्स पार्टी से बदगुमानी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ जो है ख़ुद पीपल्स पार्टी ने भी अब जो रवैया अपनाया हुआ है, तो मेरे ख़्याल में इनका ये गैप इतना जल्दी फिल नहीं हो सकेगा। दूसरा बड़ा अलमिया जो है वो ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 कश्तियों पे सवारी या 2 बयानियों का है। तो मुझे तो इतना जल्दा कि मौलाना साहब की ख्वाहिश होगी भरपूर, लेकिन मुझे एक तो बहुत जल्द अपोजिशन के कोई इकट्ठा होना नज़र नहीं आता, और दूसरा उनकी तरफ से एक मुश्तरका मोमेंटम बनाना भी मुझे वो नज़र नहीं आता।
और ठीक है कि इमरान खान साहब की हकीकत अब लोगों पे या उनकी पार्टी की वाज़ेह हो गई है, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं होगा जितना कि कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस वक्त असल चैलेंज जो हुकूमत के लिए है वो ख़ुद हुकूमत है, यानी असल थ्रेट हुकूमत है। और दूसरा, पिछले चंद सालों में जो अमल किया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ और इदारों के साथ, उसकी वजह से आम आदमी का पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके उसको रिप्रेजेंट करती थी, तो स्टेट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आम आदमी का वो कनेक्शन बहुत कमज़ोर हो गया है। इसलिए मुझे उससे ज़्यादा ख़तरा जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि वो रियासत के लिए भी है। वो लोगों का जत्तों में तकसीम हो के सामने आना या फिर लबैक जैसे तहरीकों का सामने आना, मुझे अपोजिशन की बनिस्बत ये थ्रेट ज़्यादा इस वक्त दिखाई देता है। अस्मा, इस वक्त काफली और एमके को ज़ाहिर है अपील करती है नून लीग कि जी आप कब तक आप भी इस अनपॉपुलर हुकूमत की कॉस्ट पे करेंगे, मगर आपको लगता है कि कोई चांस है कि इत्तेहादी छोड़ें हुकूमत को या फिर वो रहेंगे आखिर तक, ये हुकूमत अपना टाइम ही पूरा करेगी? मेरे ख्याल है शाजिब, ये दोनों जमातें जो कि इत्तेहादियों की सूरत में, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले जो है वो बिलावल साहब की मुलाकात हुई थी परवेज़ इलाही साहब से, और फिर कुछ हमने ऐसे भी बातें सुनी थी कि PMLN के कुछ लोगों की भी राब्ते जो थे वो काफली से कुछ अर्सा पहले हुए थे। तो राब्ते बहाल हो सकते हैं, सियासतदानों को ये काम आता है, लेकिन जो असल सवाल है वो उस वक्त और टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें कि उनको तमाम लोगों को इंक्लूडिंग जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनको लगे कि अब गैर जानिबदारी हो गई है और अब किसी तरह का कोई और प्रेशर नहीं आएगा कि दोबारा आप हुकूमत के साथ जो है वो खड़े हो जाएं। उस फिज़ा को, जो कि जाहिर है कि पिछले 3 साल के अरसे में वो फिज़ा डेवलप हुई है और उस डेवलपमेंट के अंदर जो है वो तमाम, चूँकि सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दिए गए थे दोनों तरफ से, और यहाँ पे भी सूरत-ए-हाल हुकूमत का ये है कि वो तो बात करने को तैयार नहीं है। तो अब जो असल इशारा है या जो असल इंतज़ार है वो ताकतवर हलकों की तरफ से इन सारी जमातों को है, वो GDA हो, वो MKM हो या वो दीगर जो हुकूमती इत्तेहाद हैं, उनको बिल्कुल इस बात के ऊपर है कि वो टाइमिंग ऐसी हो जाए जहाँ पे उनको ये लगे कि अब जो है वो पूरी तरह से हुकूमत जो है वो तन्हा है। लेकिन जो आपने कल आज भी खबरें भी पढ़ी होंगी कि कल जब महंगाई के ऊपर वज़ीर आज़म ने इजलास तलब किया है तो उनके वज़रा ने वो वहाँ पे फट पड़े हैं और उन्होंने वहाँ पे बताया है कि हम आवाम को फेस करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, हम किस तरह से उनके पास जाएँ, हम किस तरह से उनसे रब्ता करें। तो ये जो एक साफी साहब ने बात की कि हुकूमत के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है, ये बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। यही वजह है कि हुकूमत जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने की बजाय यहाँ वहाँ के जो मामलात हैं उनको इश्यूज बना रहे हैं और उन इश्यूज को हाईलाइट करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ नॉर्मल है। सब कुछ नॉर्मल नहीं है। कल अदम तंजीम जो है वो इस्लामाबाद आ रही है, अपोजिशन सड़कों के ऊपर निकल चुकी है, अवाम मुस्तरब हैं और जो महंगाई की जो सूरत हाल है उससे अवाम पिस रहे हैं। ये पल्स है जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज ने ये फैसला किया। इससे ज्यादा दिन जो इत्तेहादी हैं वो दूर नहीं रह सकते। ये बात तो बिल्कुल अपनी जगह पे अटल है क्योंकि सब ने इलेक्शंस में जाना है, उनको नजर आ रहा है वो अपने अवाम के पास जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में वो कब तक ये देखेंगे कि परफॉर्मेंस जो है वो हो, और कोई जादू का चिराग जो हम जो कहते हैं छड़ी जादू की वो कहाँ से आएगी कि 2 साल के अंदर आपकी मैशत ठीक हो जाए, आपके सूरत हाल बेहतर हो जाए और आप फिर पब्लिक के पास वोट लेने के लिए जाएं। तो ये सूरत हाल कोई इतनी नॉर्मल सूरत हाल नहीं है, ये एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान की सियासी जमातों, पाकिस्तान की जो अशराफिया है, अस्करी अशराफिया है, उन सबको देखना होगा कि ये बंदगली में हम जाते जा रहे हैं और वहाँ पे जाके फिर क्या होगा ये तो ज़ाहिर है आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। नाजरीन, एक प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। दिलचस्प कमेंट था गवर्नर स्टेट बैंक का जिस पर एक बहस छिड़ गई है। तफसील से बात करेंगे कि मईशत कहाँ जा रही है। ब्रेक के बाद IMF से मुज़ाकरात अभी तक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ साथ IMF की कौन कौन सी शराइत तस्लीम करेगी अभी तक वाज़ेह नहीं है, मगर मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और खदशात हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत के लिए महंगाई बड़ा चैलेंज बन गई है, आवाम के लिए बन गई है और साथ ही रुपए की कदर में मुसलसल कमी आ रही है। आज रुपए की कदर में मजीद कमी आई और इंटरबैंक में डॉलर 174 की सतह पर पहुंच गया। रुपए की कदर में मुसलसल कमी आ रही है, मगर गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की रुपए की कदर में कमी पर नई मंतक सामने आई है। मैनचेस्टर में एक तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा
कि रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। इस तकरीब में तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। अब मैं आपको इसका क्वांटम बताना चाहता हूं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान लेकिन कुछ लोगों का फायदा। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो हैं तकरीबन मिसाल के तौर पे $30 बिलियन की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए, और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये $3 बिलियन अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं, ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है, जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। तो मेरी कहने की मुराद ये है कि हर चीज में, हर पॉलिसी में, मईशत की, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा, तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर बिजनेस कम्युनिटी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद इदरीस का कहना है कि गवर्नर स्टेट बैंक का बयान काबिल तशवीश है। गलत पॉलिसी को सही साबित करने से गुरेज किया जाए, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के बजाय मुल्क के वसीतर मफाद में इकदाम उठाए जाएं। कराची चैम्बर ने मजीद कहा कि डॉलर की बढ़ती कीमत का मामूली फायदा और बेपनाह नुकसानात हैं। हम ज्यादातर अशिया बिलखुसूस अशिया खुर्दनोश और इजनास दरामद करते हैं, बरामदात का खाम माल भी दरामद किया जाता है। फायदा तो कोई खास नहीं, नुकसान बेपनाह है। कराची चैम्बर ने मजीद कहा कि महंगाई अगर इसी तरह बढ़ती रही तो हम बरामदात भी नहीं कर पाएंगे। मजीद कहा गया कि हम वेंटिलेटर पर हैं, मुल्क की सियासी, इक्तिसादी और मुआशी हालत बहुत खराब है। आने वाले दिनों में गैस बहरान की वजह से भी बरामदात मुतासिर होंगी। अगले आने वाले दिनों में शदीद बहरान और महंगाई का तूफान देख रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रुपए की कदर गिरने के फायदे बता रहे हैं, मगर गुज़िश्ता दिनों ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि जो रुपए की कदर में गिरावट है ये आर्जी है, मगर इस बयान के बाद रुपए की कदर मजीद 3 रुपए गिर चुकी है। ये जो रुपए पे प्रेशर पड़ा हुआ है और ये आर्जी है, इंशाल्लाह ये हमारे पास ये थोड़ा सा जो वेव आए जाएगा तो फिर कंट्रोल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया था, उसके बाद रुपए की कदर मजीद गिर गई है। गवर्नर स्टेट बैंक डॉलर की कदर में इजाफे के फवाइद बता रहे हैं, मगर सुनिए मादी में इमरान खान रुपए की कदर में कमी और डॉलर की कदर में इजाफे पर क्या कहते रहे। जब 1 रुपया डॉलर के सामने गिरता है, आपको पता है आपके ऊपर कितना कर्जा चढ़ता है? 100 अरब रुपया पाकिस्तानियों पे कर्जा चढ़ता है जब डॉलर के सामने रुपया 1 रुपया गिरता है। अभी 5 रुपए गिरे हैं, तो सोचे हैं कि अब सब पे 500 अरब रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। और ये किसने चढ़ाया, किसकी वजह? मुंशी इसहाक डार और नवाज शरीफ। महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपया आज 128 रुपया डॉलर पहुंच गया है। जितना जितना रुपया गिरता जाएगा उतनी महंगाई बढ़ती जाएगी। बिजली, तेल, पेट्रोल, डीजल महंगा। रुपया 10 साल पहले 60 रुपए डॉलर था, आज 125 रुपए डॉलर है। यानी कि 10 साल में जो अवाम की दौलत आधी हो गई है। आपके जो भी रुपए में पैसे पड़े थे उनकी कीमत आधी हो गई है। जब ये दोनों आए थे जरदारी और नवाज शरीफ, $1 60 रुपए का था, आज $1 125 रुपए का हुआ है। इससे क्या होता है? आपके पैसे 10 साल पहले बैंक में पड़े हैं 100 रुपए, वो 100 रुपए से रह गया 50 रुपए। लेकिन अगर मेरा पैसा लंदन के महलों में इन्वेस्ट हुआ है, मेरे बैंक अकाउंट बाहर हैं, जरदारियों के, सारे शरीफ खानदान के, शहबाज शरीफ के, तो मेरा अगर 100 रुपया बाहर पड़ा हुआ था तो वो आज 200 रुपया हो गया है। रुपया गिरता है, अब सारे गरीब हो जाते हैं। मार्केट में रुपया 130 रुपए पे डॉलर पे पहुंच गया। 20 रुपए गिरने में अब सब पे इस कौम के ऊपर 1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। रुपया 60 रुपए से 103 रुपए डॉलर पे पहुंचा है। तो जो ये काम कर रहे हैं, किस बैरूनी साजिश की जरूरत है? यही काफी है इस मुल्क को तबाह करने के लिए। कोई बैरूनी एजेंडे की जरूरत नहीं है जो ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। $1 125 रुपए का पहुंच गया।
यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। कौम गरीब हो गई है। पहली दफा नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक से पहले खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत रज़ई भी डॉलर की कदर में इजाफे के फायदे बता चुके हैं। फिर बाद में शौकत रज़ई ने हमारे प्रोग्राम में भी ये बात दोहराई और इस बात का दिफा भी किया। ये जो बाहर से लोग बैठ कर के जी बहुत बड़ी कीमत बढ़ गई है, 3 अरब बढ़ गए हैं, और मेरे इस बात पे आपके चैनल ने भी और कुछ 1-2 चैनल और ने भी कहा। मैं जो हमारे चैनल ने भी कहा, तो जो जियो ने चलाया वो तो मुझे समझ में आया, जो आपने कहा मुझे भी नहीं समझ में आया कि करेंसी गिरने से आपने लोन लिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से, आपका फायदा हो गया प्रोजेक्ट में। कैसे फायदा हो गया रुपया गिरने से डॉलर के अगेंस्ट? देखिए मैं ये बिल्कुल कुछ लोगों ने इसको मजाक बनाया, लेकिन मैं आपको सच संजीदा बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें डॉलरों में पेमेंट होनी है और हमारे डॉलर के साथ वो है, हमारे रुपयों के साथ नहीं है। जब डॉलर 100 रुपए के, तो हमारा वही एग्रीमेंट है कि इतने डॉलर हमें मिल रहे हैं। जब आपको डॉलर मिल रहे हैं उसी तरह, तो आपका आप जो रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका पहले 100 रुपए डॉलर था ना, अब आप जाके 150 पे पहुंचे, तो क्या फायदा नहीं हो रहा है? अच्छा, और जब ये क्योंकि कर्ज है, जब ये डॉलर आप वापस करेंगे तकरीबन 500 मिलियन डॉलर, तो आप इसको रुपए से वापस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे जो कि 155 रुपए पर ही होगा, तो फायदा कैसे होगा? डॉलर में वापस नहीं करना है, अपने रुपए में वापस करना है एशियन डेवलपमेंट बैंक को। देखिए वापस तो अब ये बात की बात है ना, वापस तो हो सकता है जब ये वापसी का टाइम है उस वक्त डॉलर 75 रुपए का हो, ये भी तो हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि सारी जिंदगी जो है ना 150 पे रहेगा। तो फिर उस हिसाब से आपने जो शुरू के कुछ डॉलर्स लिए इनसे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो तो 100 रुपए पर लिए। 2017 में ये मंसूबा शुरू किया था और अब 155 रुपए का है, तो आपको तो वापस तकरीबन 500 मिलियन डॉलर के हिसाब से 85 अरब रुपए वापस करने, तो आपका नुकसान ही हुआ, फायदा कैसे हुआ? देखिए इंशाल्लाह, देखिए अभी तो देखें ना शाहज़ाद साहब, अभी तो BRT बन रही है ना, मैं बनने की बात कर रहा हूँ। देखिए जब वापसी की बात होगी उस वक्त की बात देखा जाएगा ना कि उस वक्त डॉलर की कीमत क्या होगी, क्या। अब ये तो कोई नहीं कह सकता है ना। डॉलर 75 का तो नहीं हुआ, 175 के करीब जरूर पहुंच गया है, और सिर्फ डॉलर की कदर बढ़ने, रुपए की कदर गिरने के ही आजकल वज़रा फ़वाइद नहीं बता रहे हैं, महंगाई के फ़वाइद भी बताते नजर आ रहे हैं। चीज ऊपर नीचे होती है तो उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू में किसानों को उसका। अगर इससे कोई महंगाई से किसी चीज को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है? हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। अगर इस तरह कोई चीज महंगी हो भी रही है, उससे फायदा उस ज़राअत और किसान को हो रहा है कि जो हमारे में से ही है, और 10 करोड़ है इस मुल्क का। रुपए की कदर जरूरत से ज्यादा गिरने की वजह से पहले से मौजूद महंगाई में मजीद इजाफे का खतरा है। इस पर सूरत हाल ये है कि अवामी सर्वेस बता रहे हैं कि महंगाई की वजह से आम आदमी की मुआशी मुश्किलात बढ़ गई हैं। पल्स कंसल्टेंट ने 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के दरमियान 1800 अफराद से सर्वे किया है और इस सर्वे के मुताबिक जुलाई में 59% पाकिस्तानी अखराजात पूरा ना होने का कह रहे थे, लेकिन अक्टूबर में 68% अफराद ने खर्चों में इजाफे के बाइस अखराजात पूरे ना होने का कहा। अपनी मौजूदा आमदनी में जिन अफराद ने अपने अखराजात पूरा होने का कहा, उनकी शरह में भी 9% की कमी आ गई है। जुलाई में 41% अफराद का कहना था कि वो अपनी आमदनी में अखराजात पूरे कर लेते हैं, लेकिन अब उनकी तादाद कम होकर 32% रह गई है। सर्वे के मुताबिक जिन 68% अफराद ने मौजूदा सर्वे में अखराजात पूरा ना होने का कहा, उनकी शरह सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में नजर आई जो 85% थी, जिसके बाद पंजाब में 67%, सिंध में 64% और बलूचिस्तान में 43% अफराद ने मौजूदा आमदनी में अखराजात पूरे ना होने का कहा। पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले 68% अफराद ने खर्चे पूरे ना होने का बताया। लोअर मिडिल क्लास के भी 68%, मिडिल क्लास यानी मुतवसत तबके के 77%, जबकि अपर मिडिल क्लास के 59% अफराद ने माहाना आमदनी में खर्चे पूरे ना होने का कहा। सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानियों ने हर महीने उधार लेकर अपने खर्चे पूरे करने का बताया। 30% अफराद ने ही पार्ट टाइम जॉब करने, जबकि 37% अफराद ने खर्चों में कमी करके अखराजात पूरे करने का कहा। बात करने के लिए हमारे साथ साबिक वजीर खजाना हफीज़ पाशा साहब और माहिर मईशत अकबर जदीद साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, जाहिर है अगर करेंसी हमारी अपनी ओवर वैल्यूड हो जाए तो उसके बड़े नुकसानात हैं। एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही थी, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, मगर करेंसी ज़रूरत से ज़्यादा गिरना, उसके अपने नुकसानात हैं, महंगाई के खतरात पैदा होते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने जो बात की है, कैसे देख रहे हैं आप इस बात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे सेंसस के तहत तकरीबन 50 लाख घराने ऐसे हैं जो रेमिटेंसेस जिनको मिलते हैं पाकिस्तान में, माशाल्लाह। यकीनन जब रुपए की कदर में कमी आती है तो उनके जो रुपए की वैल्यू है रेमिटेंसेस की, वो बढ़ती है, तो उन्हें फायदा तो हुआ है। मगर आप ये सोचिए कि इस मुल्क में तकरीबन 35
यानी कि 3,50,00,000 घराने हैं। तो यानी कि सिर्फ एक हिस्सा जो छोटा सा 1/7 जिसे कहते हैं, एक हिस्सा 7 में से उनको फायदा होता है रेमिटेंसेस के रुपए की वैल्यू बढ़ने से। मगर बाकी जो घराने हैं पाकिस्तान की, जो वास्ट मेजॉरिटी है, कीमतों में उसके नतीजे में जब रुपए की कदर में कमी आती है तो तेल, आपका पाम ऑयल, आपके पल्सेस, आपके हर तरह की चीज़ों जो आप इंपोर्ट करते हैं उनमें नुमाया तौर पर इजाफा होता है। और उसके नतीजे में जब अफरात-ए-ज़र बढ़ता है तो यकीनन उन्हें नुकसान होता है। तो मेरी गुजारिश गवर्नर साहब से ये है कि आप मेजॉरिटी की बात करें कि उन पर क्या असर पड़ता है। मतलब मगर जो जिनको रेमिटेंसेज आती हैं, अगर पाकिस्तान में करेंसी गिरी है 12.5-13% और आप तो खुद प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि महंगाई भी हो जाएगी 12%, तो उनको भी क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि महंगाई की वजह से वो फ़ायदा ऑफसेट हो गया जो करेंसी गिरने का था, तो उन्हें भी फ़ायदा उस तरह होगा जिस तरह गवर्नर साहब बता रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यकीनन इस लिहाज से उनको भी रियल इजाफा कोई ख़ास नज़र नहीं आएगा। और अलबत्ता जो आपके मेजॉरिटी घराने हैं उनकी 12% कमी हो जाएगी उनके रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। अकबर साहब आप बताइएगा, जो करेंसी गिरने का फ़ायदा बताया है गवर्नर स्टेट बैंक ने, आपका क्या कमेंट इस पर? देखिए, पहले तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ये बेइंतहा गैर जिम्मेदाराना बात है कि इतना अहम एक अहलकार इस हुकूमत का मईशत के हवाले से इस तरह की बिल्कुल, अब क्या कहें, इतनी अजीब व गरीब बात कहे कि ना इसमें कोई अकल है ना समझ है, और मुझे नहीं समझ आता उन्होंने क्यों की है। इससे दो बातें वाज़ेह होती हैं शायद। एक तो ये कि PTI की गवर्नमेंट जो है वो ख़ास तौर पर ये चाहती है कि जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक़ दिया जाए। वो समझते हैं वो PTI सपोर्टर्स हैं, तो एक तो उनको खुश करने के लिए कहा गया है। दूसरा जो ज़्यादा जो कहना चाहिए ख़तरनाक बात वो ये है, जो वाज़ेह होती है बार बार, वो ये कि गवर्नर स्टेट बैंक और उनके डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक दोनों IMF के मुलाजमीन हैं जो हमें कर्ज़े पे मिले हैं हुकूमत पाकिस्तान को और स्टेट बैंक को। अब ये वही बात कर रहे हैं जो IMF चाहता है कि वो करें। IMF तो कई अरसे से कह रहा है, बहुत अरसे से कह रहा है, अभी तक मुआहदा पूरा पक्का नहीं हुआ, और वो कह रहा है कि रुपए की कदर में कमी आने की ज़रूरत है। तो ये 157 से चंद हफ्ते पहले 160, अब जाके आज जो है तकरीबन 174-175 रुपए हो गई है। तो जाहिर है जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं, अगर वो $1 भेजते हैं, उनके यहाँ पे अजीज़ और रिश्तेदार वगैरह हैं, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जो सत्यानाश इस डॉलर रेट ने पाकिस्तानियों का किया है, काश ये जो गवर्नर स्टेट बैंक उसका भी कभी कभी सोच लिया करें। मगर अकबर साहब मुझे ये भी बताइएगा कि अब हुकूमत जब शराइत IMF की मज़ीद सख्त हो जाती है, IMF के प्रोग्राम में हम कबूल अगर उनको करते हैं तो इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ने का ख़तरा है। करेंसी पहले ही गिर गई है, ग्रोथ 5% अचीव हो पाएगी, इन्फ्लेशन क्या टारगेट के मुताबिक हो पाएगी? हरगिज़ नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये तो पहले से ही इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 4.8 का टारगेट दिया था। वर्ल्ड बैंक ने इसको फ़ौरन काट के 3.4 कर दिया है, और पूरे इस हमारे खित्ते में साउथ एशिया में ये 7 मुल्कों में से ये दूसरा सबसे कम नंबर है। इस तरह IMF ने भी, जिसके साथ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसने भी 4 के करीब कहा है। एक तो ये, दूसरा जहाँ तक अफरात-ए-ज़र का ताल्लुक़ है, इन्होंने टारगेट दिया था 8.5 का। आप देखें आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, चले वो अपनी जगह बढ़ रही है, और हम जैसे रुपए की कदर में कमी कर रहे हैं, तो तेल हमारा बहुत बड़ा वो इम्पोर्ट है और उससे इसका पास ऑन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये अभी तो जो पेट्रोल का बम हम बार बार कहते हैं और महंगाई का बम जो हम कहते हैं, ये अभी और गिरने वाला है, और ये जिस हद तक रुपए की कदर कम होती जाएगी उसी रफ्तार से या शायद उससे भी तेज़ अफरात-ए-ज़र में इजाफा होगा। ये बहुत ख़तरनाक मोड़ है और हमारी मईशत सुकड़ेगी, आगे नहीं बढ़ सकती। भाई साहब, आप तो ज़ाहिर कह चुके हैं कि महंगाई 12% से ऊपर नज़र आती है, आपकी जो प्रोजेक्शंस अब हैं, मगर उसमें एक और मसला ये है कि हुकूमत कहती है कि जो बैनुल-अक़वामी महंगाई है उसके असरात पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं। बैनुल-अक़वामी महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, तेल की कीमतें, दीगर अशिया की कीमतें बढ़ी हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान की महंगाई ज़्यादा है, भारत और बांग्लादेश से भी बहुत ज़्यादा है, और पिछले 2 साल से ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? क्या वाकई सिर्फ बैनुल-अक़वामी फैक्टर्स हैं या हमारे डोमेस्टिक मसाइल भी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है?
ये आपने बहुत मुनासिब बात की है। देखिए, हिंदुस्तान में जो अफरात ज़र अगले साल के लिए प्रोजेक्ट किया गया है, यानी कि 21-22 जो इस वक्त चल रहा है रवा साल, वो तकरीबन 5% है। और बांग्लादेश में जो प्रोजेक्शन की गई है वो तकरीबन 5-5.5% के रेंज में है। हमारे यहाँ जो IMF ने प्रोजेक्शन की है वो 8.5% की है और हुकूमत ने तकरीबन 8% की बात की है। तो हमारे यहाँ तो फर्क है 2 से 2.5% से ज्यादा। क्या वजह है? वजह ये है कि ये तीनों ममालिक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं। ये तकरीबन उसी तरह के कमोडिटीज और प्राइसेस फेस कर रहे हैं। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो इसलिए ज्यादा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के रुपए की कदर जो है, मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट आदाद शुमार देता हूं। पाकिस्तान की करेंसी पिछले 3 साल में 2018 से 2021 तक 45% गिरी है, 45%। बांग्लादेश की सिर्फ 3% और हिंदुस्तान की 16%। ये है असल वजह। और ये इंटरनल इस लिहाज से है कि हमारा करंट अकाउंट का खसारा बाकी मुल्कों से, साउथ एशिया के, उनसे ज्यादा है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है नेपाल का, मगर बाकी दूसरे मुल्क जो हैं, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, उनके करंट अकाउंट डेफिसिट्स पिछले 3-4 साल से कुछ कम हमसे रहे हैं। इन बांग्लादेश के तो बहुत कम है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि पाकिस्तान में मनी सप्लाई की जो एक्सपेंशन का रेट है वो कुछ ज्यादा है बनिस्बत ये 3 मुल्क, बांग्लादेश, आपका हिंदुस्तान और नेपाल। उसकी क्या वजह है? वजह ये है कि हमारे यहाँ का जो खसारा है बजट का, खास तौर पे वो बहुत तेजी से बढ़ा है पिछले 3 साल में, और उसकी वजह से जो एक्सपेंशन हुई है मनी सप्लाई में, उसका भी असर अफरात ज़र पर जरूर पड़ा है। अब आप ये देखिए कि 2018-19 में तकरीबन 19% इजाफा था मनी सप्लाई में। ये बहुत ही ऊंचा लेवल है। पिछली हुकूमत के ज़माने में ये 11 से 12% होता था। तो इसलिए भी ये एक फैक्टर है, डोमेस्टिक फैक्टर। तो इस वजह से ये 2 फैक्टर्स आप कंबाइन कर लें, रुपए की गिरावट और बजट डेफिसिट में इजाफा, तो इसलिए पाकिस्तान में अफरात ज़र 2.5% से लगभग कम इन बाकी मुल्कों की कम है पाकिस्तान के कंपैरिजन में अफरात ज़र। मतलब जो ज़हीद साहब आप भी बताइएगा कि जो दलील है हुकूमत की कि जी बैन अल-अक़वामी महंगाई हो रही है इसलिए पाकिस्तान में महंगाई हो रही है। ज़ाहिर बैन अल-अक़वामी महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर क्या पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा होना, भारत बांग्लादेश से ज़्यादा होना, इसमें दूसरे भी फैक्टर्स हैं या सिर्फ बैन अल-अक़वामी महंगाई पर जिम्मेदारी डाली जा सकती है? ये बात आपकी सही है कि सारी दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं, सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स हैं, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, माल मिल नहीं रहा, खाम माल नहीं मिल रहा, सारी दुनिया में हो रहा है। लेकिन देखें, एक तो अगर वो क्राइसिस है, उसके बाद अगर आप ये कर रहे हैं कि अपने रुपए की कदर, करेंसी की कदर आप और मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर को 2 दफ़ा थप्पड़ मार रहे हैं। एक तो ये कि दुनिया में जो हो रहा है वो उसको एडजस्ट करने के बजाय उस हकीकत को तस्लीम करके उसके साथ साथ कुछ कोई ऐसा कोई क्या कहना चाहिए सोल्यूशन ढूंढने के बजाय आप रुपए की कदर करके आप दोहरा नुकसान दें। जब आफत आ पड़ती है उस वक्त कोशिश ये होती है कि चीज़ों को ठीक किया जाए, ये नहीं होता कि मज़ीद अपने आप को मारा जाए। आप सही कह रहे हैं कि इस खित्ते में हमारी जो अफरात ज़र है वो बढ़ रही है, और उसकी बुनियादी वजह यही है, और ममालिक भी इंपोर्ट करते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस रफ्तार से और जिस रुख से हमारी कदर, रुपए की कदर बिगड़ती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, वो उसी का ये असर है। और हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं, जो थे और जो दोबारा बन जाएंगे, और गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि नहीं ये तो होना ही है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अवाम 220 मिलियन 22 करोड़ के अवाम जो हैं उन पर यह मुसीबत चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। हो सकता है कुछ लोग जो बाहर बैठे हैं उनको फ़ायदा हो। भाई साहब ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है हुकूमत इंपोर्ट्स कम करना चाहती है, रुपया गिरा रही है, महंगाई आएगी, शरह सूद में पहले इजाफा नज़र आ रहा है, कल जो ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन हुआ उसमें नज़र आया कि इजाफा हो रहा है। आपको लगता है कि मईशत 5% की तरक्की दिखा पाएगी या हम पहले ही मुआशी स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं और 5% नहीं अचीव कर पाएंगे?
जी देखिए, मुझे जो सबसे ज्यादा परेशान कुन बात लगती है कि IMF का एक प्रोजेक्शन निहायत परेशान कुन है, और वो ये है कि कह रहे हैं कि हजम जो है आपके दरामदात का वो तकरीबन 11% कम हो इस रवा साल। यानी कि आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट्स की जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है, उसमें बेतहाशा कमी आए। अब आप ये देखिए कि तकरीबन 80 से ज्यादा फीसद पाकिस्तान के इंपोर्ट्स जो हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल्स और मशीनरी के होते हैं। बाकी 20% जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उसमें तकरीबन आधे से ज्यादा खाने पीने की चीजें हैं। तो आपके पास मार्जिन कम है, उस लिहाज से यकीनन गाड़ियां हैं, गाड़ियों की इंपोर्ट आप कम कर सकते हैं और करना चाहिए, मगर आपको बाकी चीजों में भी कमी लाना पड़ेगा। और अगर आपके हजम जो है, आपके दरामदात का 11% आप गिराने चले हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या वो इनपुट्स मौजूद होंगे जिसके नतीजे में आप अपने शरह नमू को पॉजिटिव और तकरीबन 4 से 5% ले जा पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल है। इसलिए हम सब परेशान हैं कि कहीं पाकिस्तान में बेपनाह सख्त कंडीशंस जो है IMF के प्रोग्राम के लिए कहीं ये एक्सेप्ट न कर लिया हो, और सोच समझ के उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह जो भी करेंगे पाकिस्तान की टीम, हमें उम्मीद है कि नेशनल इंटरेस्ट में काम होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुना दी। आज प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए। अल्लाह।